इसकी ये साइड है 1.6 मीटर। यहाँ पे एक वेट लटका रखा है एफ पॉइंट पे, ये पॉइंट बी से 1.2 मीटर पे है। ये डिस्टेंस कितना 1.2 मीटर। जो भी वेट लटका रखा है कितना है 40 kg। इसकी लेंथ है 0.5 मीटर, ठीक है। और इन दोनों के मिडल में लटका रखा है, इन दोनों के, इसके मिडल में और इसके मिडल में ये रोप बांध रखी है बिल्कुल मिड पॉइंट पे। अगर ये मिड पॉइंट है, ये 1.6 है तो ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर रखा है। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टेंशन इन द रोप। इस रोप के अंदर टेंशन क्या है। दूसरा क्या निकालना है कि ये लेडर है यहाँ पे फ्लोर पे रखी हुई है, तो फ्लोर इन पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन हम एन बी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन एन सी। तो हमने ये निकालना है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी एंड टेंशन, टेंशन इन द रोप, इसके केस में निकालना है। चलो फिर सोल्व करते हैं इसको। तो हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे इसको। देखो ये स्ट्रिंग अगर लूज होगी तो यहाँ से नीचे फैल जाएगी, यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएगी और ये नीचे इधर चली जाएगी इसके पोर्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। ये अगर इधर जाएगी तो इसमें खिंचाव इस तरफ आएगा, है ना। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन इस तरफ है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी पे कोई चढ़ेगा तो ये इधर स्लिप होने की कोशिश करेगी। इसको कौन रोक रहा है, रोप रोक रही है। तो रोप में टेंशन इस डायरेक्शन में, तो ये टेंशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस पे जितने फोर्स लग रहे हैं ना, इस पे वो फोर्स देख लिया हमने। एक तो ये वेट लग रहा है यहाँ से नीचे की तरफ, डब्ल्यू जो वेट है वो नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरी ये टेंशन लग रही है। तीसरा यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, बस इतने ही फोर्स लग रहे हैं और फोर्स नहीं लग रहे इस पे। चलो ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन में नीचे बता रखा है कि हम इस साइड का अलग से इक्विलिब्रियम लेंगे और इस साइड का अलग से इक्विलिब्रियम। तो चलो फिर सोल्व करते हैं अलग अलग इक्विलिब्रियम लेके। तो यहाँ से हम इस तरह से डॉटेड एक लाइन लगा लेंगे। ये डॉटेड लाइन बिल्कुल इसके बीच में आएगी, है ना, और इसके बीच से जाएगी, ठीक है। इससे भी एक डॉटेड लाइन लगा लेंगे बिल्कुल। ये वेट आ रहा है ना, वेट, यहाँ से एक डॉटेड लाइन, ठीक है, यहाँ से डॉटेड लाइन इस तरह से लगा लेंगे। चलो फिर इसको सोल्व करते हैं। देखो तो इसमें हम पहले अकेले इस साइड का इक्विलिब्रियम लेंगे। तो इक्विलिब्रियम हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम ए बी साइड का लेते हैं पहले। ए बी साइड का, कि ए बी साइड में अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे जितने क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहे हैं उतने ही अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो ये ए बी साइड का इक्विलिब्रियम हम इस पॉइंट के अबाउट लेंगे। इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया है, इस पॉइंट के अबाउट। तो इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट ए, है ना, कोई भी एक पॉइंट मानना पड़ता है। तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, तो इस साइड का भी इसके अबाउट इक्विलिब्रियम ले लेंगे और इस साइड का भी इसके अबाउट इक्विलिब्रियम ले लेंगे। तो पहले इस ए बी साइड का लेते हैं, अलग अलग लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी केस है। तो इसका इक्विलिब्रियम ले लेंगे। इसका इक्विलिब्रियम का मतलब ये यहीं पे रहेगी, है ना। तो ये ए ओरिजिन मान लिया, ए हमने फिक्स पॉइंट मान लिया, तो यहीं पे रहेगी। इसका मतलब ना ही तो इधर रोटेट करेगी और ना ही इधर, ना ही इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और ना ही एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की इक्वल है इस साइड के, यहीं पे है ये। तो चलो देख लेते हैं फिर। क्लॉकवाइज मोमेंट, मोमेंट का मतलब टॉर्क, इस साइड पे कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देख लो फिर। तो इस साइड पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं जी से डिनोट कर देता हूँ, ये मिड पॉइंट है ना, इसको जी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं फिर। तो इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं इस साइड पे। तो इस साइड पे एक तो फोर्स ये लग रहा है डब्ल्यू, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है टी टेंशन, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इस साइड पे 3 फोर्स लग रहे हैं, डब्ल्यू वेट, टी टेंशन और ये। चलो देख लेते हैं फिर इनमें से कौन सा इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ से हमने फिक्स मान ली, यहाँ से हमने फिक्स मान ली, तो ये वाला तो ऊपर लग रहा है, ये वाला ऊपर, और ये वाला ऊपर लग रहा है, तो ये वाला तो ऐसे लेके जाएगा ऐसे। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ये फोर्स लगाएगा, है ना, ये ऐसे लेके जाएगा, ठीक है। ये वाला किधर लेके जाएगा, ये तो नीचे लेके जा रहा है ना, ये नीचे वेट। तो यहाँ से हमने फिक्स मान ली और वो नीचे लग रहा है,
तो नीचे लग रहा था, यहाँ से नीचे का मतलब इधर लेके जाएगा। इसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई भी चीज लटका दूं तो इसको इधर लेके जाएगा, तो इधर तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो डब्ल्यू है एंटी क्लॉकवाइज, और ये टेंशन भी इधर खींच रही है, तो ये यहाँ से फिक्स है। तो टेंशन अगर इधर खींच रही है तो टेंशन भी इधर लेके जाएगी, तो ये दोनों तो इसको इधर लेके जाएंगे और ये वाला इधर। तो ये तो है क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या हो गया, ये फोर्स, ठीक है। और फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये ली है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है। फोर्स की डायरेक्शन तो ये है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला, है ना। फोर्स की डायरेक्शन ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला सेम है, तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इतना, ठीक है। तो इस नीचे वाला पॉइंट को हम एल नाम दे लेते हैं, एल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी एल। बाद में ये निकाल लेंगे हम डिस्टेंस कितना है, तो बी एल। ये फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज तो एक तो ये फोर्स लेके जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा ये। चलो देख लेते हैं फिर इस दूसरे पॉइंट को हम, ये दूसरी लाइन थी ना, इसको नाम हम जे दे लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं फिर। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये वाला वेट है, ये इधर घुमाएगा इसको, है ना, ये वेट इसको नीचे खींचेगा तो ये रोड बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो इधर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इतना ही है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना है ये वाला, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जे एल। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जे एल। प्लस में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये टेंशन भी लगाएगी, ये भी इधर खींच रही है, तो ये हो गया फोर्स। और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है ना, टेंशन ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। इस नाम को हम, ये डिस्टेंस कितना है, ए जी, ए जी। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए जी। तो एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्विलिब्रियम में मानना, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एक इक्वेशन। दूसरा हम इसको इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं, फिर इक्वेशन बनेगी। तो चलो इसको इक्विलिब्रियम में मानते हैं। तो दूसरा हम इक्विलिब्रियम एसी साइड का मानते हैं, एसी साइड का, अबाउट पॉइंट ए। इसी पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम मानते हैं, और इसी पॉइंट के अबाउट मानते हैं। चलो सोल्व करते हैं फिर। इसमें भी वही आएंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। चलो देखो, इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसको हमने फिक्स मान लिया, है ना, ओरिजिन ये है, इसके अबाउट मोमेंट है। तो इस साइड पे एक फोर्स तो ये लग रहा है टेंशन, और दूसरा ये लग रहा है, दो ही फोर्स लग रहे हैं। चलो यहाँ से इसको फिक्स मान लिया, तो ये टेंशन तो इसको इधर खींचेगी ना, इधर। तो यहाँ से फिक्स मान लिया, ये टेंशन इधर खींचेगी तो इधर आएगा, इधर, और इधर आएगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट तो ये लगा रहा है, तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ठीक है। तो फोर्स हो गया टेंशन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ए जी। ये वाला किधर लेके जाएगा, ऊपर से फिक्स है पॉइंट से, और ये वाला ऊपर लेके जाएगा तो उधर लेके जाएगा, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा ये फोर्स, और इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे, तो ये फोर्स की तो लाइन ये है, ये फोर्स की लाइन ये है ना। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, और ये डिस्टेंस इतना है ना, ये डिस्टेंस इसी के तो इक्वल है, एल सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल सी, ठीक है। दो ही फोर्स थे, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे कि इस पे जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, जितना वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही वर्टिकली अपवर्ड, क्यों ये इक्विलिब्रियम में है। डाउनवर्ड कितना लग रहा है, नीचे की तरफ तो बस ये वेट ही लग रहा है डब्ल्यू, है ना। तो नेक्स्ट एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ऑफ वेट, और अपवर्ड कौन सा है, अपवर्ड ये दोनों। वर्टिकली अपवर्ड तो और कौन से भी नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल है दोनों। तो
एन बी और एन सी वर्टिकली अपवर्ड है, तो एन बी प्लस में एन सी। तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशन बन गई। इन 3 इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट इसमें से देख के, और वैल्यू पुट करके क्या निकालना है, एक तो निकालनी है टेंशन, एन बी और एन सी निकालनी है। चलो देख लेते हैं फिर क्या क्या वैल्यू पुट करें। देखो एन बी की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। बी एल, यहाँ से देखो क्या है बी एल, ये बी एल क्या है यहाँ से देखेंगे। चलो फिर ये एक इस तरह से ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे ना, तो ये जितना डिस्टेंस है ना, उससे ये डिस्टेंस डबल है, ये जितना डिस्टेंस उससे ये डिस्टेंस डबल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है ना। ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों के अंदर ये एंगल तो कॉमन है ना, कॉमन है। तो ये अगर मिड पॉइंट पे लाइन है, तो ये वाली साइड इसकी डबल होती है, इसकी डबल। डी कितना है, डी कितना 0.5 मीटर। अगर ये 0.5 मीटर है तो ये 1 मीटर की है, ये 1 मीटर की, और ये 1 मीटर की है, तो ये आधा हो गया 0.5 मीटर। तो बी एल या फिर एल सी 0.5 मीटर, 0.5 ये 0.5 ये 1 मीटर होगा। तो बी एल और एल सी की वैल्यू, बी एल की वैल्यू पता लगी, और एल सी हमने यहाँ पे यूज किया था, एल सी इसकी वैल्यू पता लगी, ठीक है ना। ठीक है, डब्लू, डब्लू 40 के जी दे रखा है, तो इसकी जगह एम जी पुट कर देंगे, क्योंकि ये वेट है ना। तो 40 के इंटू में 9.8, तो इसका पता लग गया। जे एल, जे एल देख लो कितना है, जे एल तो ये डिस्टेंस है, और ये तो यही डिस्टेंस है, यही सेम डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस तो इसका हाफ है, इस डिस्टेंस का हाफ है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो इसका हाफ है, और ये कितना है, पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा कितना है 0.5, और 0.5 का ये इतना आधा कितना है 0.25, तो ये तो है 0.25, तो 0.25, ये इतना डिस्टेंस तो इसका भी हाफ है, ये इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो इसका भी हाफ है, ये 0.5 ये 0.25, और ये तो हाफ है, तो इसका भी हाफ है, तो इसका भी हाफ है, तो 0.125, 0.125। जे एल की वैल्यू इस डायग्राम से देख के लिखेंगे, जे एल की वैल्यू 0.125, जे एल, तो इसका ही पता लग गया। टेंशन, टेंशन का हमें नहीं पता, तो टी रहने दो। ए जी की वैल्यू, तो ए जी की वैल्यू देख लो, तो ए जी की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, ये पूरा डिस्टेंस 0.5, तो ये डिस्टेंस हमें पता है 0.25, है ना, आधा, तो इस डिस्टेंस का पता है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 1.6, तो पूरा 1.6, तो ये कितना हो गया 0.8। तो हमें इस डिस्टेंस का पता है और इस डिस्टेंस का पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड पता है, तो ये साइड निकल जाएगी, तो ए जी भी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आसान है। तो ये इक्वेशन सारी हमारी सोल्व होगी। इस इक्वेशन में देखो अब क्या क्या चाहिए, टी चाहिए, टी का हमें नहीं पता, ए जी चाहिए, और ए जी तो देखो अभी निकाल लिया, तो ए जी का पता लग गया, एनसी में नहीं पता, ठीक है, एल सी का पता लग गया। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमें नॉर्मल रिएक्शन का नहीं पता और टेंशन का नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है, इस पे टिक कर रखा हो सारी चीजें हमें पता है। इसके अंदर फिर दोबारा हमें टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का नहीं पता, और इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन का नहीं पता, वेट का तो पता है, वेट का तो पता है, तो इसकी जगह तो ये वेट 40 का वेट बनाएंगे, तो एम जी लिखेंगे। तो इन तीनों इक्वेशन में हमें क्या क्या नहीं पता, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन, तो इनमें जो वैल्यू मैंने बताए थे वो पुट करके और फिर इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास टेंशन और ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन आ जाएंगी, एन बी और एन सी। ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए ग्राउंड, ये ग्राउंड इस लेटर पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी पूछना हो तो बताओ इसमें से आगे। एक सॉलिड डिस्क और सॉलिड रिंग है, बोथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड डिस्क एंड ए रिंग, तो इसके ऊपर एक डिस्क रखी है और एक रिंग रखी है, रिंग दोनों की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये टेबल है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दोनों की दे रखी है 10 पाई रेडियन पर सेकंड, ये दोनों रोटेट कर रही है मतलब, तो दोनों की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 पाई रेडियन पर सेकंड, दोनों रोटेट कर रही थी, रोटेट करती करती यहाँ पे छोड़ दी। तो कई बार हम करते हैं जैसे रिंग हो ना, उसको घुमा के यहाँ पे गिरा देते हैं और गिराएंगे तो वो अपने आप चलती है, फिर ऐसे घुमा के यहाँ पे छोड़ दें तो वो अपने आप चलने लग जाती है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, डिस्क और रिंग की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है, इसका मतलब दोनों रोटेट कर रही हैं और दोनों को टेबल पे छोड़ दिया, टेबल पे छोड़ दिया तो दोनों चलेंगी, चलने लग जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द टू विल स्टार्ट टू रोल अर्लियर, कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम थी, दोनों को टेबल पे गिरा दिया, तो इनमें से पहले कौन सी चलेगी ये पूछ रखा है। विच ऑफ दीज टू विल स्टार्ट मूविंग अर्लियर, यहाँ पे सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये दे रखा है 0.2, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 इतना दे रखा है। ठीक है, तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं, इन दोनों में से पहले कौन सी चलेगी। देखो तो फिर ये यहाँ से हमने रोल करती हुई इधर गिरा दी, रोल करती हुई, और ये मूव करेंगे तो नीचे फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमें पता है म्यू एन होता है, म्यू एन। ठीक है, म्यू तो ये यूज कर लेंगे, तो एक बार मैं म्यू ही लिख देता हूँ, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, नीचे वेट लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल है। ठीक है, तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना लग गया। ठीक है, और फोर्स होता है एम ए के इक्वल, है ना, फोर्स होता है एम ए के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये यहीं पे रोल होती रहती, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता सरफेस में और हम इनको घुमा के गिरा देते तो यहीं पे घूमती रहती है फर्श पे, उसी जगह पे ऐसे रोटेट करती रहती, और फ्रिक्शन है इस वजह से आगे चलेंगी, फ्रिक्शन उसकी वजह से आगे चलेंगे, क्योंकि जैसे कोई बाइसिकल है या फिर कोई कार है, इस फर्श के अंदर, सरफेस के अंदर, रोड के अंदर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट करोगे ना, टायर वहीं पे घूमने लग जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ऐसा हम कई बार देखते हैं जहाँ पे कीचड़ हो, पानी हो, उसमें गाड़ी के टायर वहीं पे फ्री करते हैं, फ्री घूमते रहते हैं, वहां पे गाड़ी आगे नहीं चलती, तो नीचे फ्रिक्शन होगा तो ये आगे चलेगी। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है तो आगे चल रही है, और आगे चलने का फोर्स तो एम में होता है, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स है एम में इक्वल है, एम से एम कैंसिल कर देंगे, एक्सेलेरेशन आ गई म्यूजी, तो एक्सेलेरेशन म्यूजी। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन है उसके बाद भी यहाँ पे टायर चल रहे हैं, डिस्क और रिंग चल रहे हैं, तो इनके एक्सेलेरेशन म्यूजी। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ रखा है कि अगर ये रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का फोर्स तो आई अल्फा होता है, टॉर्क में पढ़ रखा है, टॉर्क होता है एक तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा आई अल्फा। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे इनको देखते हैं, ये मान लो ऐसे रोटेट कर रही थी, दोनों में इसको एक ले लो, ऐसे रोटेट कर रही थी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये अगर ऐसे रोटेट कर रही थी तो फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी, मोशन इस डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगी ना, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा, ये फ्रिक्शन का फोर्स इसको फिर रोटेट करवाएगा, ये फ्रिक्शन का फोर्स इसको रोटेट करवाएगा और ये चलने लग जाएगी इधर, है ना, इधर मूव करने लग जाएगी, तो इस फ्रिक्शन के फोर्स से मूव करने लगी इधर, है ना, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन का मतलब टॉर्क, टॉर्क का फोर्स फॉर्मूला होता है आई अल्फा, और टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, इस फ्रिक्शन के फोर्स ने इसको रोटेट करवाया, नहीं तो यहीं पे रोटेट करती रहती, आगे किसने चलाया, इस फोर्स ने, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, तो ये तो आर है, तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, फोर्स, और ये फ्रिक्शन का फोर्स ही है, इस फ्रिक्शन का फोर्स हम ये भी ले सकते हैं म्यू एम जी, तो टॉर्क है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस है, इज इक्वल टू आई अल्फा, फ्रिक्शन का फोर्स ये है म्यू एम जी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू एम जी आर इज इक्वल टू
आई अल्फा। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये। इसके बाद फिर हम आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व हम इस तरह से करेंगे। इसमें हमसे ये पूछ रखा है कि ये दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम थी, रोटेट करती हुई हमने यहाँ पे गिरा दी, तो पहले कौन सी चलेगी आगे, पहले आगे कौन सी चलेगी, और आगे की तरफ चलेगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये किसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो ही आगे चलेगी, है ना। रोटेशन के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा हो ही आगे चलेगी। ठीक है, तो देखो ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, स्टार्टिंग में तो आगे चल ही नहीं रही थी, बस ऐसे रोटेट कर रही थी, बाद में इधर चलने लगी। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हमने अभी निकाल ली है, एक्सेलेरेशन कितनी है म्यूजी, तो यहाँ पे म्यूजी पुट कर देंगे एक्सेलेरेशन की जगह, तो टाइम की जगह टाइम ही रहने देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेरेशन ये म्यूजी, तो एक्सेलेरेशन म्यूजी, टाइम की जगह टाइम ही रहने देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन और आ गई। ठीक है, अब देखो ये रोटेट कर रही थी, इसके ऊपर गिराएंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो नहीं रहेगी, अब कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये होती है, बाद में चेंज होगी तो ये होगी, और रोटेट करिए तो उसकी एक्सेलेरेशन ये होती है, एक्सेलेरेशन ये। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ये इसी तरह का सेम रिलेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो ये है ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलेरेशन की ये है ओमेगा नोट, प्लस में एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन तो अल्फा है, और टी। रोटेशन के हमने फॉर्मूले पढ़े थे, रोटेशन है तो ये वेलोसिटी यूज करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो सेम इससे मैच हो रही है, टाइम की जगह टाइम, एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन, इनिशियल वेलोसिटी की जगह एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल, ये यूज कर लिया हमने। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं फिर, और इसको आगे सोल्व करते हैं तो फिर देखो यहाँ से ये ओमेगा, इस ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं v इजिकल टू आर ओमेगा होता है, v इजिकल टू आर ओमेगा, क्योंकि हमने तो ये वेलोसिटी निकालनी है ना, पहले कौन सा आगे चलना स्टार्ट करेगी ये पूछ रखा है, तो ये वेलोसिटी निकालनी है। इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं v बाई आर, इसको इधर ले जाओ, तो इस ओमेगा को लिख लिया v बाई आर, ये ओमेगा नोट स्टार्टिंग में दे रखी है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है दोनों की। ठीक है, ये अल्फा, तो अल्फा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा तो इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, यहाँ से अल्फा निकालो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी आर अपन में आई, यहाँ से अल्फा निकालनी है तो इसको इधर ले जाओ, म्यू एम जी आर अपन में आई, ये पुट कर दिया, ये टाइम टी, ये टाइम हो गया टी। ठीक है, इस आर को इधर ले जाओ, इस आर को इधर ले जाते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इस आर को इधर ले जाएंगे तो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इस सारे के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतना क्या वेलोसिटी। ठीक है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी थी, इस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हमने इसके रिलेशन से v बाई आर लिख दिया, तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी इतनी आई हमारी। हमसे ये पूछ रहा है कि अगर इन दोनों की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये थी, तो इसको ओमेगा नोट से डिनोट कर देता हूँ मैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये थी, इन डिस्क, रिंग को डिस्क को यहाँ पे हम टेबल पे छोड़ेंगे, तो पहले कौन सी चलना स्टार्ट होगी, विच वन ऑफ दीज स्टार्ट्स मूविंग अर्लियर, तो यहाँ पे गिराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, इधर तो चल ही नहीं रही थी, बाद में चलना स्टार्ट होंगी, और बाद में चलना स्टार्ट होंगी तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखो फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसी की वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, हमारे पास तो है डिस्क, और हमारे पास क्या है रिंग, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्र बाई टू, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्र, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज्यादा है रिंग का, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है एम आर स्क्र बाई टू, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो पहले चलना स्टार्ट होगी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली,
तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो किसका, डिस्क का, तो डिस्क पहले चलना स्टार्ट करेगी। पहले चलना कौन स्टार्ट करेगी, डिस्क। इसमें यही पूछ रखा था, विच वन ऑफ दीज स्टार्ट्स मूविंग अर्लियर, डिस्क विल स्टार्ट मूविंग अर्लियर। कैसे निकाला एक बार फिर देख लो। हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे आ जाओ सीधे, ये रोटेट कर रही है तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस में अल्फा टी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जिसको v बाई आर लिख दिया, ये कांस्टेंट है। अल्फा निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी चीज कोई रोटेट करेगी ना तो इस पे टॉर्क का ये भी फॉर्मूला होता है आई अल्फा, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको कौन रोटेट करवा रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स है ना, ये फ्रिक्शन का फोर्स। और फ्रिक्शन का फोर्स हमने म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स, तो ये इस एफ की जगह ये पुट कर दिया। और इस फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था रेडियस, तो रेडियस। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से अल्फा, तो यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे हम, तो इस अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ठीक है ना। और उसके बाद इस आर को इधर लगे, तो वेलोसिटी है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पूछ रखा था कौन सी पहले चलेगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना वो पहले चलेगी, वो वेलोसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो डिस्क का है, क्योंकि फॉर्मूले से पता चला ये mr²/2 है, इसका हाफ है, तो डिस्क पहले चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।